नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण। सबसे पहले तो आपसे अनुरोध है, प्रार्थना है, आप मुझे रेगुलर देखते हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, मेरे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो आपको समय पर उपलब्ध होता रहे। पहले जो मेरा इस वीडियो का जो पहला भाग है, उसमें मैंने बताया कि आपके लिए 1 एकड़ भूमि के लिए 300 से 500 ग्राम ये गोरस पर्याप्त है। लेकिन आप इसका परीक्षण 150 ग्राम से कर सकते हैं। 150 ग्राम को अपने पहले चरण में बनाना सीख लिया, आपने बना लिया, उसको रख दीजिए। अब दूसरा चरण है कि इसके माध्यम से हम जो अपनी फसलों में, अपने पेड़ों में, अपने जो साग सब्जियों में खनिज तत्वों की आपूर्ति कैसे करेंगे। खनिज तत्व बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हम अपने भोजन के माध्यम से नियमित रूप से पोषक तत्व ग्रहण करते रहते हैं। हम भोजन के माध्यम से प्रोटीन लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, वसा लेते हैं, विटामिन्स लेते हैं, मिनरल्स का मिक्सचर लेते हैं और इन्हीं के माध्यम से हम जीवित भी रहते हैं, स्वस्थ भी रहते हैं, निरोगी भी रहते हैं, सक्रिय भी रहते हैं। ठीक इसी तरह हमारे पेड़ पौधों को, चाहे वो साग सब्जियों के पेड़ हों, चाहे फलों के पेड़ हों, चाहे हमारी जो अनाज की फसलें हों, उन सब के लिए खनिज तत्वों की जरूरत रहती है। इन्हीं से विभिन्न पोषक तत्वों का निर्माण होता है, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे विटामिन हो, चाहे दूसरी जटिल संरचना हो। तो फसलों के लिए भी 17 से 18 प्रकार के जो खनिज हैं बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें 3-4 तो बहुत ही महत्वपूर्ण आप सब जानते हैं। नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटाशियम है, सल्फर है, मैग्नीशियम है, जिंक है, कार्बन है। कार्बन तो हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण है। उसके विषय में सबसे कम चर्चा होती है। यदि एक वृक्ष की बात की जाए, या छोटा हो या बड़ा, आप उसकी राख तैयार कर लोगे तो उसका करीब करीब 47% हिस्सा अकेला कार्बन का रहता है। इसके बारे में कम चर्चा होगी क्योंकि खाद तो हम यूरिया के रूप में नाइट्रोजन भी डालते हैं, डीएपी के रूप में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम भी डालते हैं। तो कार्बन की चर्चा नहीं हुई, लेकिन इस कार्बन को हमारे पेड़ पौधे, हमारी फसलें सहजता से वातावरण से सोख लेती हैं। इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम अपनी सांस के माध्यम से बाहर निकालते हैं, या हम लकड़ी जलाते हैं, खाना बनाते हुए कोयला जलाते हैं, या बहुत सारी चीजें जो करते हैं, उसके माध्यम से हम कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करके वातावरण में छोड़ देते हैं। और इस कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ रही मात्रा को लेकर हम बहुत चिंतित हैं, पूरी दुनिया चिंतित है। इसके माध्यम से न केवल वातावरण का तापमान बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रही है, विपत्तियां आ रही हैं, अनावश्यक वर्षा हो रही है, कहीं सूखा पड़ रही है, कहीं बाढ़ आ रही है। आप रोज अखबारों में इसके विषय में पढ़ते हैं। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी फसल, हमारे पेड़ पौधे सूख कर अपनी कार्बन की आपूर्ति कर लेते हैं। दूसरा, इसी के माध्यम से वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में विभिन्न तत्वों का निर्माण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट पेड़ पौधों का ही भोजन है और हमारा भी भोजन है। हम भी अपने भोजन के रूप में इसी कार्बोहाइड्रेट पर, इसी कार्बनिक पदार्थ पर निर्भर है। नाइट्रोजन जो है वो भी वातावरण में काफी काफी मात्रा में है, लेकिन हमारे पेड़ पौधे वातावरण से नाइट्रोजन नहीं सोख पाते। इस नाइट्रोजन की आपूर्ति हमें खाद के माध्यम से करनी होती है। इसके लिए हम यूरिया का प्रयोग करते हैं, डीएपी का करते हैं, दूसरे रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं। और तीसरा, कई तरह की जो एक्टिविटीज जो फसलों की हैं, चाहे फसलों की जड़ों का विकास है, चाहे कोशिकाओं के निर्माण का विकास है, चाहे उनकी जेनेटिक संरचना के निर्माण का विषय है, फलों की पत्ती का विषय है, बहुत सारी जो उनकी गतिविधियां हैं वो फास्फोरस और पोटाशियम के सहारे चलती हैं, सल्फर के सहारे चलती हैं, जिंक के सहारे चलती हैं। इन सब की आपूर्ति मिट्टी के माध्यम से होती है। तो मैं कहता हूँ कि रासायनिक खाद की आवश्यकता नहीं, निश्चित नहीं है, क्योंकि तब हम इन खनिज तत्वों के लिए प्राकृतिक स्रोतों का चुनाव करते हैं। तो सबसे उत्तम जो प्राकृतिक स्रोत इन खनिज तत्वों का है वो है गाय का गोबर। गाय यदि स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करती है, प्राकृतिक आहार सेवन करती है, गोचरण के लिए जंगल जाती है, तो वो विभिन्न तरह की वनस्पतियों का सेवन करती है, कई तरह की घासों का चुनाव करती है, कई तरह की जड़ी बूटियां का सेवन करती है, और इसके माध्यम से वो सभी आवश्यक पोषक तत्वों को अपने शरीर में ग्रहण कर लेती है। तो यदि आपकी गाय जंगल नहीं जाती है, विभिन्न तरह के आहार सेवन नहीं करती, एक ही तरह का सेवन आहार करती है, तो उसके शरीर में भी पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इस बात को आप धारणा कर लीजिए। तो यदि आपकी गाय आपके घर में बंधी रहती है, किसी गौशाला में बंधी हुई है, किसी आश्रम में बंधी हुई है, डेयरी फार्म में है, तो उसका गोबर भी सभी को जो पोषक तत्व हैं फसलों के लिए, उनकी आपूर्ति करने में सक्षम नहीं है। वैसे आजकल तो गायों को, डेयरी पशुओं को भी हम
काफी मात्रा में अनाज खिलाने लगे हैं। अनाज खिलाने से उनकी गुणवत्ता प्रभावित हो रही है, उनके दूध में, उनके शरीर में गिरावट आती जा रही है, शायद मात्रा बढ़ रही है, क्योंकि डेयरी वाले जो पशु हैं उनको काफी मात्रा में हम अनाज के रूप में दाना खिला देते हैं। डेयरी की गाय है तो 10-12 केजी तक दाना खा जाती है, दाने के रूप में वो अन्न का सेवन करती है। तो इस बात को हमें समझ लेना चाहिए कि यदि हमें 17-18 पोषक तत्वों की आपूर्ति गाय के माध्यम से करनी है, गाय के गोबर के माध्यम से करनी है, तो ऐसी गाय को या तो जंगल के लिए ले जाना चाहिए, जंगल में विचरण कराना चाहिए, या फिर उसको अलग अलग प्रकार की जो वनस्पति हैं उनका सेवन कराने की व्यवस्था करनी चाहिए। और कहते भी हैं कि यदि आप गायों को, अपने पशुओं को अलग अलग प्रकार का चारा देते हैं, ऋतुओं के अनुसार चारे में बदलाव करते हैं, नियमित रूप से कुछ परिवर्तन करते रहते हैं, या और फिर हमारे तो चारे की व्यवस्था भी अलग है। हम तो चारे में दाना भी देते हैं, खल भी देते हैं, कई तरह की वनस्पतियां भी देते हैं, समय के अनुसार उसके चारे में बदलाव करते रहते हैं। तो इसके माध्यम से लगभग सब पोषक तत्व गाय के शरीर में पहुंचते रहते हैं, और गाय के शरीर के माध्यम पेट में पचकर वो गोबर के माध्यम से आते रहे। तो यदि ऐसे गोबर का प्रयोग इस मदर कल्चर के साथ में किया जाए, क्योंकि इस मदर कल्चर में को गोबर के साथ मिश्रण कर दिया जाए, तो गोबर की जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस है, जो उसके सूक्ष्म कणों में विभाजित होने की गति है, गोबर की खाद में बदलने की जो प्रक्रिया है, जो सामान्यतः 3-4-8-5 महीने लगते हैं, कभी कभी साल भर लग जाता है। गोबर को पड़े हुए आपने देखा हो, गोबर के ढेर के अंदर एक प्रोसेस चलता है गोबर को गोबर खाद में बदलने का, लेकिन उस खाद को बदलने में 3 से 4 या कभी कभी 8 महीने का समय लगता है। इसी प्रक्रिया को ये गोरस है, जो गाय के गोबर के घनत्व से हमने बैक्टीरिया और एंजाइम्स अलग किए हैं, वो तीव्र कर देते हैं। तो इसके माध्यम से जो प्रोसेस 6-8 महीने में चलता है, वो बहुत तेजी से हो जाता है। तो आप हमारा जो दूसरा चरण है, वो चरण है जो कार्बनिक पदार्थ है। इनके माध्यम से हम अपने फसलों में, पेड़ पौधों में इन 17-18 पोषक तत्वों की आपूर्ति कर सकते हैं। वो है कार्बनिक पदार्थों का इस गोरस सॉल्यूशन से, पहले चरण के सक्रिय सॉल्यूशन से डिकम्पोजिशन की गति, उनको डिकम्पोज करना। तो उसके लिए हमारे दूसरे चरण में एक और पात्र की आवश्यकता होती है, जिसके विषय में मैंने पहले ही बताया। आप गोबर के साथ में कुछ दूसरी चीजें भी मिला सकते हैं। आप चाहो तो उसमें मोरिंगा मिला सकते हैं, नीम की पत्तियां मिला सकते हैं, आप खरपतवारों का मिश्रण कर सकते हैं, आप शीशम की पत्तियां डाल सकते हैं। आप अपने आसपास जो भी कुछ उपलब्ध है, चाहे वो फसलों का अवशेष है, वो उपयोग कर सकते हैं। इसके माध्यम से पोषक तत्वों की जो जो दर है वो बढ़ जाती है। पहला चरण मैंने बताया कि पहले चरण में जब मदर कल्चर बनाते हैं, तो आप गुड़ की जगह यदि गुड़ का सोडा लेते हैं, तो उसमें बहुत सारे खनिज पहले से ही उपलब्ध रहते हैं। गन्ने के अंदर जो फसलों की आवश्यकता के 14 तत्व सहजता से मिल जाते हैं, और यदि गुड़ प्राकृतिक है तो उसमें 17-18 पोषक तत्व तो पर्याप्त मात्रा में उपलब्धि होते हैं। इसलिए गुड़ को न केवल एनर्जी सप्लाई का पहला कारक माना गया है, बल्कि संपूर्ण पोषक माना है। जैसे दूध के अंदर भी बहुत सारे पोषक तत्व रहते हैं, लेकिन दूध प्राणियों के लिए या मनुष्य के लिए किसी उम्र तक पर्याप्त भोजन है, जीवन भर के लिए वो पर्याप्त आहार नहीं है। पर्याप्त आहार तो फिर बाद में बदलना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार गुड़ का सोडा या गन्ने का रस, ऐसे जो बैक्टीरियास हैं उनके लिए संपूर्ण आहार माना गया है, और उनके माध्यम से हम डिकम्पोजिशन करते हैं किसी कार्बनिक पदार्थ को, तो उस कार्बनिक पदार्थ में वो सारे तत्व मिल जाते हैं। तो मैं जब कहता हूँ कि इस पाउडर के माध्यम से यदि आप प्रयोग करेंगे, तो आपको किसी तरह के रासायनिक खाद की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको किसी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो मैं इसीलिए बलबूते कहता हूँ, क्योंकि जो हम गोबर खाद या दूसरी चीजों का प्रयोग कर रहे हैं, उसके माध्यम से जो हमारे पास खाद निर्मित हो रही है, लिक्विड जो तरल बन रहा है, उसमें सब पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में रहते हैं, और उनसे सहज हमारी फसलों की, पेड़ पौधों की, साग सब्जियों की आपूर्ति हो जाती है। और जब आपकी जमीन में हर तरह के पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं, और काफी मात्रा में ऑर्गेनिक कार्बन है, ऑर्गेनिक कार्बन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन जीवाणु का मुख्य कार्य ऑर्गेनिक कार्बन की दर को बढ़ाना है। जिस ऑर्गेनिक कार्बन को हमने
रासायनिक खादों के नियमित प्रयोग से समाप्त कर दिया। क्योंकि जिस जिस यूरिया का प्रयोग करते हैं, डीएपी का हम प्रयोग करते हैं, दूसरे रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं, इंसेक्टिसाइड का प्रयोग कर रहे हैं, उनका सबसे ज्यादा प्रभाव तो इन्हीं सूक्ष्म जीवों पर पड़ रहा है, इसी ऑर्गेनिक कार्बन पर पड़ रहा है। इस ऑर्गेनिक कार्बन की उत्पत्ति भी इन्हीं सूक्ष्म जीवाणुओं के शरीर से होती है। ये सूक्ष्म जीवाणु अपने जो क्रियाओं के माध्यम से नष्ट होते हैं, तो उनके शरीर से ही ऑर्गेनिक कार्बन पैदा होता है। ऑर्गेनिक कार्बन की आपूर्ति हम कोयले से नहीं कर सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि लकड़ी को जला लो, उससे ऑर्गेनिक कार्बन पैदा हो जाएगा। वो ऑर्गेनिक कार्बन अलग चीज का है, वो ना तो हमारा पोषक आहार बन सकता है, ना जीवाणु का पोषक आहार बन सकता है। इनका जीवन इन जीवन सूक्ष्म जीवाणुओं का या हमारा पोषक आहार कार्बनिक पदार्थ ही बन सकते हैं। तो उनके कार्बनिक पदार्थों के जो डिकम्पोजिशन से, सूक्ष्म कणों में विभाजित होने से दूसरे पदार्थ निर्मित हो जाते हैं। जो सारे खनिज हैं वो पृथक हो जाते हैं, उसी में से ऑर्गेनिक कार्बन भी निकलता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम, सल्फर, मैग्नीशियम, ये सब उसी में से आयात होते हैं और वो मिट्टी में मिलकर मिट्टी की पोषकता को बढ़ाते हैं। इसीलिए आप यदि नियमित रूप से गोबर की खाद का प्रयोग करते हैं, गौमूत्र का प्रयोग करते हैं, या फिर दूसरे जो ऑर्गेनिक पदार्थ हैं उनको मिट्टी में मिलाते हैं, चाहे वो किसी प्राणी का शव हो या अंडा हो, मांस हो, कोई भी चीज हो, सड़न के बाद इन खनिजों की जो आपूर्ति कर देता है, तो उससे हमारी मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। तो मैं जब कहता हूँ कि इस मदर कल्चर के साथ में आपको किसी रासायनिक खाद की आवश्यकता नहीं है, तो इसीलिए कहता हूँ कि दूसरे चरण में आपने उन ऑर्गेनिक पदार्थों के माध्यम से इन 17-18 पोषक तत्वों को अपनी भूमि में देने की प्रक्रिया की व्यवस्था करनी है। और इसके माध्यम से आप देखेंगे कि आपकी फसलों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है, और आपकी जमीन में यदि पर्याप्त ऑर्गेनिक कार्बन है तो बहुत सारे रोग तो जो जड़ों के माध्यम से पेड़ पौधों को पीड़ित करते हैं वो उनसे दूर रहते हैं। क्योंकि मिट्टी और जो फसलों की जो प्रतिरक्षक शक्ति है, रोगों से स्वयं की रक्षा करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। इससे वो स्वस्थ रहते हैं, निरोगी रहते हैं, उनका अच्छा विकास होता है, और जो उनको फल फूल देने हैं, जो सब्जी, जो बीज देने हैं, जो बालियां देनी है, जो फ्लावरिंग करनी है, वो सामान्य की तुलना में बेहतर होता है। मैं तुलना इसलिए करता हूँ कि हमने आज से 30 साल 40 साल पहले की घटना नहीं देखी, हम तो वर्तमान में देखते हैं। आज यदि किसान अपने खेतों में खाद ना दे तो उसके पौधों की जो लंबाई है, ऊंचाई है, वो 3 फीट की जगह 1.5 फीट रह जाती है। तो उसको लगता है कि यदि उसने खाद नहीं दिया तो उसका फसल बढ़ेगी कैसे। जैसे हम ऐड पढ़ते हैं ना, बच्चों को यदि आपने प्रोटीन एक्स नहीं दिया, अंडे नहीं खिलाए, तो उसकी हाइट कैसे बढ़ेगी। हमारे दिमाग में बैठ गया है। यद्यपि ये अंडा खाना या प्रोटीन एक्स देना या टॉनिक पिलाना हमारे जीवन की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा शरीर सहजता से दूसरी चीजों से अपनी आपूर्ति कर लेता है। तो आप